देखिए अब हम लोग बात करेंगे, जो हमारा लास्ट वीडियो था यहीं से हमारा वीडियो एंड हुआ था, जिसमें आपको बोले भी थे हम कि इस पे चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। वो क्या है भाई? क्वेश्चन में क्या कहे थे कि हमारे पास लूप था ABCD, करंट कैरिंग लूप क्या था? ABCD करंट कैरिंग लूप था, और कहे थे कि ABCD पे कितना फोर्स लगेगा लूप पे, जो बताइए। यही पूछे थे हम आपसे। तो देखिए, और ये जो एरो एरो दिखाए है ना, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? B, मतलब B वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। करे इस लूप पर कितना फोर्स लग रहा है, यही हम आपसे पूछ रहे हैं। तो लूप पर फोर्स कैसे निकालेंगे? तो फोर्स ऑन ABCD कैसे निकलेगा? तो कहेंगे फोर्स ऑन AB और प्लस फोर्स ऑन BC प्लस फोर्स ऑन CD और प्लस फोर्स ऑन DA। देख लीजिए, अब AB पे फोर्स निकालना है, तो देखिएगा ध्यान से। AB पे फोर्स क्या होगा? AB तो क्या होता है, जो इसमें करंट मान लीजिए I बह रहा है, तो होता है ना ILB। B मैग्नेटिक फील्ड में अगर I करंट बहता हुआ कंडक्टर रखे हैं तो ILB, और साइन थीटा, तो साइन तो यहाँ पे 90 डिग्री है ना, और वेक्टर निकालिए, डायरेक्शन भी तो चाहिए, वेक्टर लगाए हैं ना, तो L क्रॉस B लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा ना, I L क्रॉस B, मतलब L किसके बराबर है? A के बराबर। L किसके बराबर है? A के बराबर। ये साइड मतलब क्या? AJ कैप, और B क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो B है किधर के तरफ, तो ये AB पे फोर्स निकल गया, IL क्रॉस B, IL क्रॉस B निकाल लिया। उसी तरीके से BC, अब देखिए आपको बता रहे हैं हम, निकालेंगे नहीं, पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। BC और AD एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नेट फोर्स दोनों का क्या होता है? 0 होता है, बता चुके थे, है ना। नेट फोर्स 0 हो गया। अब खाली बचा किस पे? CD पे। तो CD पे क्या हो जाएगा? IL क्रॉस B, तो L किधर की तरफ है? अब जिधर करंट बह रहा है, मतलब नीचे, मतलब क्या? -J कैप, और मैग्नेटिक फील्ड तो यानी क्या कहिएगा? A -J कैप, और क्रॉस प्रोडक्ट इसका किसके साथ निकालेंगे? इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकाल देंगे मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? BI कैप। तो देखिएगा ध्यान से, IAB लिख दिए, और J क्रॉस I होता है -K, J क्रॉस I होता है -K, और प्लस यहाँ भी IAB होगा, और -J क्रॉस I क्या होगा? प्लस के। तो ध्यान से देखिएगा, तो नेट फोर्स ABCD पे दोनों को घट K और -K इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है, तो ABCD पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। निकाल दिए ना, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है ना। ये दोनों वाला तो एक दूसरे को कैंसिल कर ही दिया है। इसमें क्या है? इसमें फोर्स लग रहा है -K कैप में, मतलब इस आर्म पे फोर्स लग रहा है अंदर के तरफ, अंदर। अब हम अंदर कैसे दिखाएंगे? तो अंदर दिखाने का तरीका है कि मान लीजिए ऐसे फोर्स लग गया इस पे, और इस पे फोर्स लग रहा है बाहर के तरफ। अब बाहर तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो एज्यूम कर लेते हैं कि CD पे फोर्स ऐसे लग रहा है और AB पे फोर्स ऐसे लग रहा है, और दोनों मतलब इस पे अंदर और इस पे बाहर ऐसे फोर्स लग रहा है, और इसीलिए चूंकि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि नेट फोर्स तो 0 हो गया है, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है, ध्यान देना है। और एक रूल हमेशा याद रखिएगा, किसी भी लूप को, करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स क्या होता है? 0। आप अगला एग्जांपल में ऐसे भी ले सकते हैं, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, और इसमें ऐसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये ट्रायंगुलर लूप रखा हुआ है, और इसमें I करंट बह रहा है। कितना करंट बह रहा है? I। तो कहेंगे कि नेट फोर्स कितना होगा ट्रायंगल पे? तो कहेंगे 0, कोई भी फोर्स उस पे नहीं लगना है, ध्यान देना है। लेकिन याद रखिएगा कि हेयर ओनली फोर्स इज 0, ओनली नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स इज 0, केवल नेट फोर्स 0 है, ध्यान रखना है। क्या 0 है? केवल नेट फोर्स, नॉट द टॉर्क इज 0, नॉट द टॉर्क इज 0। टॉर्क 0 नहीं है, टॉर्क 0 नहीं है ना। टॉर्क में नॉट बी 0 लिखिए, नॉट द, हेयर ओनली नेट फोर्स इज 0 बट टॉर्क में नॉट बी 0। टॉर्क 0 नहीं भी हो सकता है, टॉर्क में नॉट बी 0, है ना। यानी लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स भले ही 0 हो गया है उस पर, नेट फोर्स, लेकिन टॉर्क 0 नहीं है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए टॉर्क कब लगता है, जैसे मान लीजिए एक रॉड है, इस पे एक तो फोर्स इधर से लगाए, एगो इधर से लगाए, इस पे टॉर्क नहीं लगेगा, दोनों फोर्स इसको रोक के रखेगा। लेकिन नेट फोर्स यहाँ भी 0 है,
यहाँ पे नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। लेकिन अगर हम ऐसे कह देते हैं कि एक रॉड ऐसे ले लिए और एक ठो फोर्स F यहाँ से लगाए, एक ठो फोर्स यहाँ से लगाए, तो नेट फोर्स तो यहाँ जीरो है ही, क्योंकि इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। क्या नेट टॉर्क भी जीरो है? तो कहेंगे नेट टॉर्क यहाँ पे जीरो नहीं है, क्योंकि ऐसे मार्कर रखे हैं, एक ठो फोर्स इधर से लगाएंगे, एक इधर से, तो ऐसे घूमने लगेगा ना भाई, तो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट कर दिया है फोर्स, मतलब टॉर्क जीरो नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि करंट कैरिंग लूप पर फोर्स भले ही जीरो है, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकता है, टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकता है। तो अब हम टॉर्क पता करेंगे कि अगर अगला हमारा टॉपिक है कि करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स जीरो है लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है, तो टॉर्क फाइंड करने का तरीका क्या होगा? तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉर्क ऑन अ कॉइल और लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम उस पर चर्चा करेंगे, उसके पहले आप इसको नोट करिए। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन रहस्य रह गया था, उस पर पर्दा उठ गया है, उससे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? फिर हम टॉर्क निकालते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि टॉर्क जो है करंट कैरिंग लूप में कितना होता है किसी भी कॉइल पे, ठीक है? करंट कैरिंग कॉइल पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। बताइए आपको, ये थोड़ा टेढ़ा करके इसलिए बनाए हैं, टेढ़ा से ये पता चलता है कि टॉर्क लगने के कारण ये क्या हो गया है? टिल्ट कर गया, घूम गया है, थीटा एंगल से क्या हो गया है? घूम गया है, ठीक है ना? तो यहाँ पे थीटा आप लिख दिए, ध्यान देना है, ये थीटा एंगल से टिल्ट कर गया है, ये निकाल दिए हम थीटा एंगल। अब क्या है, आपसे कहेगा ये टॉर्क का वैल्यू बताइए, तो हम नाम देके लिखे पी क्यू आर एस। पी क्यू को आप एल मान लीजिए, क्या मान लीजिए? लेट पी क्यू, और आर एस को आप एल मान लीजिए, है ना? और क्यू आर और पी एस को क्या मान लीजिए? बी मान लीजिए। क्यू आर और पी एस को क्या मान लीजिए? बी। लंबाई और चौड़ाई हम मान लिए। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि किस पे कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले आप पी क्यू पे फोर्स निकालिए, आप निकाल चुके हैं, आपको उस केस में भी फोर्स का डायरेक्शन पता होता है। अगर आप पी क्यू पे फोर्स मान लेते हैं F1, पी क्यू पे कितना फोर्स मानते हैं? F1। अब देखिए, आपको हम अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ किए हैं, ये इधर की तरफ होगा, अभी बताए हैं। और इस पे मान लीजिए F2, तो F2 फोर्स किधर होगा? नीचे। यहाँ पे F3, अभी सब डायरेक्शन बता चुके हैं, यहाँ पे F3, और यही दोनों फोर्स ना इसको क्या कर रहा है? ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ इसको क्या कर रहा है? घुमा रहा है ना? और ये F4 है। तो देखिए भाई, F2 और F4 का तो कोई वजूद ही नहीं है। कहिएगा कैसे कोई वजूद नहीं है? तो F2 और F4, तो देखिए फ्रॉम फिगर आप क्या क्या लिखिएगा? फ्रॉम फिगर क्या लिखिएगा? फिगर से फोर्स ऑन आर्म, फोर्स ऑन आर्म कितना? PS, फोर्स ऑन आर्म PS। PS पे कितना फोर्स होगा? तो I जो उसमें करंट बह रहा है, इसका लंबाई कितना है? B, और मैग्नेटिक फील्ड B है ऊपर की तरफ। उसी तरीके से फोर्स ऑन आर्म, किस आर्म पे फोर्स निकालेंगे हम? QR पे। तो QR पे भी फोर्स क्या होगा? I B B। लेकिन दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। इसका घुमाने में कोई रोल नहीं। मतलब मान लीजिए ये लूप था, लूप को आप क्या करिएगा? आप ऐसे देखिए, लाइए आपको दिखाते हैं, देखिए देखिए, कॉपी देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कॉपी है इस तरीके से, है ना? ये आपका क्या है? कॉपी। अब देखिएगा इसमें ध्यान से, यहाँ पे लग रहा है क्या? F4, और यहाँ पे क्या लग रहा है? F2। एक तो ऊपर एक तो नीचे, इसको घुमा नहीं सकता है ये फोर्स, ये घुमा नहीं सकता है। लेकिन इस पे और इस पे जो फोर्स लग रहा है, एक तो फोर्स अंदर है, दूसरा फोर्स किधर है? बाहर। देखिए अंदर इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा। देखिए क्या कर देगा? इसको इस एक्स के एक्सिस के अबाउट क्या करेगा? देखिए ऐसे लग रहा है ना, इसके एक्सिस के अबाउट क्या किया? इसको घुमा दिया है। तो टॉर्क में इस दोनों फोर्स का रोल है, ना कि इस दोनों फोर्स का। समझे बात को? तो क्या लिखेंगे कि हेयर F1 एंड F2, F1 एंड F2, सॉरी F2 एंड F4, F2 एंड F4 आर इक्वल एंड अपोजिट, are equal and opposite having same line of action। एक वर्ड लिखेंगे, इक्वल और अपोजिट तो ये भी होगा, लेकिन having same line of action, एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहा है, having same line of action, so it will not constitute any torque। इसीलिए ये कोई टॉर्क कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। It will not constitute any torque।
इसके कारण कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा भाई। अब आएंगे टॉर्क वाले मामला पे। किस पे आएंगे अब? टॉर्क वाले मामला पे, कि टॉर्क कौन लगाएगा। क्या बोलेंगे? टॉर्क कौन लगाएगा। तो देखिए टॉर्क, अब क्या करेंगे, फोर्स ऑन आर्म, किस आर्म पे फोर्स निकाल लेते हैं हम? पी क्यू पे। किस पे निकाल लेते हैं? पी क्यू पे। तब पी क्यू आर्म पे फोर्स निकाल लीजिए, उसको हम माने हैं कितना? F1। वो किसके बराबर होगा? I, इसका लंबाई L माने हैं, मैग्नेटिक फील्ड B है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B। अब आगे देखिएगा, फोर्स ऑन आर्म क्या? RS। ये हो गया क्या? F3। और ये किसके बराबर है? ILB। यहां पे हम क्या लिखेंगे? F1 एंड F3 आर ऑल्सो इक्वल एंड अपोजिट, और ऑल्सो इक्वल एंड अपोजिट, ये भी इक्वल एंड अपोजिट है, बट हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। बट हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, बट हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अलग है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अलग है। सो दे विल कॉन्स्टिट्यूट टॉर्क। सो दे विल कॉन्स्टिट्यूट टॉर्क। बताइए आपको अभी कॉपी दिखा के। सो दे विल कॉन्स्टिट्यूट टॉर्क, वो टॉर्क कॉन्स्टिट्यूट करेगा। पता चल गया टॉर्क इसके कारण ही आएगा। कॉइल को घुमाने में इस दोनों फोर्स का रोल है, इसका कोई रोल नहीं। ठीक है, अब क्या है? टॉर्क निकालना। टॉर्क तो पता चल गया इसी दोनों फोर्स के कारण आएगा। अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड है ILB, तो सिंस टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस F। क्या होता है टॉर्क बराबर? R क्रॉस F। क्या होता है टॉर्क बराबर? R क्रॉस F, जहां पे R परपेंडिकुलर दूरी होता है फोर्स तक जाने का, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R परपेंडिकुलर और इंटू F। तो देखिए फोर्स तो हमको पता है कितना फोर्स है भाई जो टॉर्क ला रहा है, ILB, और परपेंडिकुलर दूरी। तो देखिए फोर्स यहां है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका परपेंडिकुलर दूरी। तो देखिए ये पूरा साइड B है, ये पूरा साइड क्या है? B। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फोर्स है और यहां से हमको फोर्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ये पूरा साइड B है, ये पूरा साइड क्या है? B। तो जब आप B का कंपोनेंट तोड़िएगा तो फोर्स पर परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा? फोर्स पर परपेंडिकुलर होगा बाहर वाला कंपोनेंट, और वो किसके बराबर होगा? B साइन थीटा के बराबर। ये पूरा साइड B है, ऐसे अगर बनाते सीधा तो पूरा साइड क्या होता? B, वही परपेंडिकुलर, लेकिन घूम गया है ना। तो घूम गया है तो फोर्स पे कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा? B को तोड़िएगा, ये एंगल थीटा है तो उसका B साइन थीटा वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा फोर्स पे, और B कॉस थीटा वाला क्या होगा? फोर्स के लॉन्ग ही चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर लेते हैं, यानी फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स का परपेंडिकुलर दूरी, फोर्स का परपेंडिकुलर दूरी। तो परपेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगा? B साइन थीटा। ऐसा सर्कुलर मोशन वगैरह में भी करते हैं परपेंडिकुलर दूरी निकालने के लिए, कि हमको पता है ये घूम गया है, ये पूरा साइड B है ना, ये पूरा साइड B है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो B जो आपका B साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो फोर्स के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और जो B कॉस थीटा वाला होगा वो क्या होगा? फोर्स के पैरेलल होगा। तो यहां से आप इसको जानते हैं, क्या लिखिएगा? I L इंटू B और B साइन थीटा। ध्यान देना है, क्या लिख रहे हैं? I L इंटू B और B साइन थीटा। अब यहां से क्या लिखेंगे? I L इंटू B मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई तो एरिया होता है ना। LB किसके बराबर होगा? एरिया के बराबर। IAB साइन थीटा, IAB साइन थीटा। ये टॉर्क निकल गया, यही टॉर्क का इक्वेशन है, IAB साइन थीटा। लेकिन इसका एक छोटा सा इसमें एक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अगर क्वाइल में n टर्न है, फॉर n टर्न्स इन क्वाइल, आपको बताए हैं अगर क्वाइल में टर्न आ जाता है ना, क्या बोले? अगर क्वाइल में टर्न आ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड n गुना बढ़ जाता है। n गुना क्या होता है? बढ़ जाता है। इसीलिए टॉर्क बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा? NIBA साइन थीटा। यानी हम लोग पता है इसको क्या बोलते हैं? बिना साइन थीटा, ऐसे लिख देते हैं, बिना साइन थीटा। फॉर्मूला याद रहता है, बिना साइन थीटा। वही NIBA, ये बिना साइन थीटा टॉर्क। अब देखिए एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी मैग्नेट का होता है।
तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी भी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, किसी भी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं NIA से। कैसे निकालते हैं? NIA से। मतलब अगर कोई लूप है जिसमें I करंट बह रहा है, उसका एरिया A है और उसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है? N। जैसे मान लीजिए ये कोई लूप है, एग्जाम्पल के तौर पे इसका एरिया हम A मान लेते हैं और इसमें I करंट बह रहा है, तो ये लूप मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बताए हैं करंट कैरिंग लूप किसके तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। तो उस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होगा NIA। NI जहां पे N नंबर ऑफ टर्न है, I करंट है और A एरिया ऑफ लूप या क्वाइल है, एरिया ऑफ लूप या क्वाइल है ना। तो ये जो लिखे हैं NIA इसमें पुट कर दीजिए तो क्या बचेगा पता है? टॉर्क बराबर आपका हो जाएगा NIA के जगह पे क्या रख दीजिएगा? M और B साइन थीटा, MB साइन थीटा। टॉर्क निकल गया। इसको वेक्टर फॉर्म में पता है क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। कहिएगा ऐसे क्यों लिख रहे हैं? तो A क्रॉस B को ही तो तोड़ेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा उसका? AB साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में और CBSE में ये टॉर्क वाला डेरिवेशन पूछ दिया गया है ना। बिहार बोर्ड में डेरिवेशन आने का कम चांस है, ये स्टेट बोर्ड में, लेकिन CBSE में डेरिवेशन आएगा। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, अगर किसी क्वाइल को जिसमें I करंट बह रहा है और उसको B मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, B मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें कितना टॉर्क लगेगा? बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा, मतलब M क्रॉस B। M क्रॉस B कभी कभी क्या करेगा ना, ये एंगल ना दे के ये वाला एंगल दे देगा एक्सिस के साथ। तो ये फॉर्मूला बदल के जानते क्या हो जाएगा? MB कॉस थीटा। MB अरे 90 माइनस थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन M क्रॉस B वाला फॉर्मूला ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, ध्यान देना है ना। फिगर आप बना के, और ये कंप्लीट डेरिवेशन है कि किसी भी करंट कैरिंग क्वाइल या लूप को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, उसी पे बेस्ड ये आपका कंप्लीट डिस्कशन था, ठीक है। अब हम इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेंगे और फिर क्वेश्चन करके हम लोग बात करेंगे इसका एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन डायरेक्ट है कहाँ? मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर में। एक डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है, गैल्वेनोमीटर। तो एक तरह का, बहुत सारे तरह का गैल्वेनोमीटर होता है, तो एक गैल्वेनोमीटर है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन है। उसमें भी एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो घूमने लगता है अपने आप, मतलब घूमने लगता है और वहीं से करंट डिटेक्ट होता है, उसमें स्केल लगा हुआ होता है, तो वो इसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। यानी कहेगा कि मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कहेंगे उसके प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ये है कि अगर करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है? टॉर्क लगता है। ये ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में, 1 नंबर में CBSE में फ्रेज वाले में पूछता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ MCG, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, तो लिखेंगे। अब इसके बाद हम उसी पर चर्चा करेंगे, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करके, इसको आप नोट कर डालिए। देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है टॉर्क वाले पे, क्या लिख दिया गया है? अ स्क्वायर क्वाइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 20 टन्स कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। क्वाइल को वर्टिकली सस्पेंड किए हैं और क्वाइल का नॉर्मल 30 डिग्री बना रहा है, मतलब जो एंगल थीटा है वो क्वाइल का नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये है। तो क्वाइल का नॉर्मल 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। इफ द टॉर्क एक्सपीरियंस, टॉर्क दिया हुआ है तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए। यार बहुत आसान है, टॉर्क बराबर क्या होता है? NIBA साइन थीटा, अभी बताए थे, बिना साइन थीटा। तो नंबर ऑफ टर्न कितना है भाई? नंबर ऑफ टर्न कितना है? नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है, कितना है नंबर ऑफ टर्न? 20। I कितना है? I 12। और मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है और एरिया क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, तो स्क्वायर है ना, तो 10 × 10 100 और इंटू 10 टू द पावर -4। कहिएगा -4 कहां से लिख दिए हैं? तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। और साइन थीटा मतलब क्या? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। और टॉर्क दिया हुआ है 0.96, 0.96। समझ रहे हैं बात को? तो यहां से B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर आप लिख दीजिएगा ना, यहां से B बराबर लिख दीजिएगा
20 गुने 12 और इंटू 10 इंटू 2 100 और इंटू 10 टू द पावर -4 और साइन 30 डिग्री, और ऊपर क्या हो जाएगा 0.96। साइन 30 को 1/2 लिख देते हैं, 1/2 लिख देते हैं, है ना। यहां से आपको कैलकुलेट करना है, यहां से क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है, और जब कैलकुलेट करिएगा काट पीट करिएगा यहां से तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ये मेरा काम नहीं है, बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है। कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा 0.8 टेस्ला। कितना आएगा 0.8 टेस्ला आएगा, है ना। बस सॉल्व करना है भाई, 2 10 बार में काटिएगा, उसके बाद फिर 96 और 12 काट पीट के लगभग क्या बचेगा आपका, लगभग क्या एक्यूरेटली बचेगा 0.8 टेस्ला। क्वेश्चन इसलिए करवा दिए कि क्वेश्चन में ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ क्वाइल मेक एन एंगल 30 डिग्री। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो क्वाइल का नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा है, क्वाइल नहीं बना रहा है। इसीलिए थीटा एंगल जो होता है ना इस फॉर्मूला में, वो एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल टू द क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड है। कभी अगर क्वेश्चन में ये दे दे कि एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां 30 के जगह क्या लिख दीजिएगा 60 लिख दीजिएगा, है ना। तो थीटा एंगल क्या है, तो थीटा एंगल है एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहे हैं, क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है, क्वाइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा नहीं है। थीटा किसका एंगल है, क्वाइल पर जो लाइन परपेंडिकुलर है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल। इसीलिए अगर उल्टा कहेगा ना, अगर कहेगा, अगर यही कहता ना कि प्लेन ऑफ क्वाइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, ये नहीं लिखता, कहता कि क्वाइल का प्लेन 30 डिग्री बना रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते 60 डिग्री, क्योंकि क्वाइल का प्लेन ना 60 डिग्री बना रहा है, तो क्वाइल पर जो परपेंडिकुलर है उसके साथ कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री, है ना। समझे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये एंगल जो यहां लेते हैं NIBA साइन थीटा में, ये वो एंगल है, कौन सा एंगल है, वो एंगल। या आप ऐसे कहिए ना यहाँ पे कि एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ क्वाइल, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और अगर कहेगा कि एंगल मेड बिटवीन प्लेन ऑफ क्वाइल, तो यहां थीटा की जगह 90 माइनस थीटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे थीटा की जगह। ऐसे इतना माइन्यूटली क्वेश्चन मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछा जाता है, बोर्ड लेवल की बात करें तो इतना माइन्यूटली नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी रखना जरूरी है, क्या पता आप कहीं फंस जाइए। तो इसीलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे आपसे बात करते हैं। देखिए अब हमारा जो टॉपिक है वो बताया आपको मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर है। प्रिंसिपल क्या है इसका, इफ अ क्लोज्ड करंट कैरिंग कंडक्टर और लूप, बताया ही आपको, लिख दिया हम वही कि अगर किसी क्लोज्ड करंट कैरिंग कंडक्टर या लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। उसी प्रिंसिपल पे आधारित हमारा जो डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम क्या है आपका, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। तो इसमें देखिए भाई क्या है बताते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ऑफ मैग्नेट है, इसको सिलिंड्रिकल मैग्नेट कहते हैं। सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक पोल के बीच में इस लूप को रखा गया, इस लूप को क्या किया गया, ये एक्सिस है लूप का। अब क्या है भाई, इसको रखा गया है, अब क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। मैग्नेट इसलिए रखा गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप रखा हुआ है, तो इस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो लूप क्या होगा, घूमेगा। टॉर्क लगेगा तो लूप क्या होगा आपका, घूमेगा। समझे, तो लूप घूमेगा मतलब टॉर्क लग रहा है, बस यही है। और लूप घूमेगा तो जितना ज्यादा घूमेगा, जितना ज्यादा करंट बहेगा उतना ज्यादा क्या होगा। पहले तो ये समझिए कि जो टॉर्क लगेगा, जो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, वो टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, यानी टॉर्क ये है, थीटा क्या है, थीटा डिफ्लेक्शन है। थीटा क्या है, और जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा करंट का मेजरमेंट वहीं से होगा। डिफ्लेक्शन ऑफ क्वाइल, क्वाइल का डिफ्लेक्शन, ये जो कितना से डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे है कितना वो घूमता है, कितना वो घूमता है, और ये जितना ज्यादा टॉर्क लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो टॉर्क किसके बराबर होता है, NIBA, साइन यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो NIBA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है ना, तो एक कांस्टेंट आता है, ध्यान रखिएगा, C एक कांस्टेंट है, C का नाम है टोरॉइशनल रिजिडिटी कांस्टेंट। टोरॉइशनल रिजिडिटी कांस्टेंट इसका नाम है, टोरॉइशनल रिजिडिटी कांस्टेंट इसका नाम है C का,
है ना। तो टोरोसनल रिजिडिटी कांस्टेंट इसका नाम है। तो NIBA बराबर क्या हो गया, सी थीटा। और ये सी दिया हुआ रहेगा, वो ये जो क्वाइल यहाँ यूज होता है ना, उसी पर सी का वैल्यू डिपेंड करता है। मटेरियल का प्रॉपर्टी ऐसी कि जो क्वाइल आप यूज कर रहे हैं उसका रिजिडिटी कांस्टेंट, टोरोसनल रिजिडिटी, मतलब जब उसको हम रोटेट कराएंगे तो उसके अंदर रोटेट होने का क्या गुण है वही इससे पता चलता है। ठीक है, अब देखिए, तो यहां से आप क्या निकाल लीजिएगा, यहां से आप थीटा बराबर निकाल लीजिएगा ना, NIBA बटा सी। अब देखिए, आप कहिएगा गैल्वेनोमीटर का इसमें क्या मतलब, कैसे हम फील करेंगे, तो देखिए बता दिए। अगर नंबर ऑफ क्वाइल, नंबर ऑफ टर्न को फिक्स रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया ऑफ लूप कांस्टेंट है, सी तो कांस्टेंट होता ही है, तो क्या देखिएगा कि थीटा जो है आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा करंट इस लूप में बहेगा, ये जो कॉइल है उतना ज्यादा क्या होगा, घूमेगा, डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। तो गैल्वेनोमीटर का काम ही होता है करंट को डिटेक्ट करना। जितना ज्यादा करंट बहेगा उतना ज्यादा ये क्या होगा, घूमेगा। और इससे कनेक्टेड स्केल लगा हुआ रहता है। इसकी ये बस हम डायग्राम बनाए समझाने के लिए, इसका पूरा डायग्राम, इसके ऊपर स्केल लगा हुआ रहेगा। घूमेगा ना, तो जितना एंगल घूमेगा उतना ज्यादा करंट क्या होगा, बहेगा। हम करंट कैलकुलेट करेंगे। तो अगर सब कुछ को कांस्टेंट रखते हैं तो डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। किस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा करंट बहेगा उतना ये डिफ्लेक्ट होगा। यही तो इसका काम है, क्या कि ये डिटेक्ट करना कि कितना करंट इसमें बह रहा है। तो ज्यादा करंट मतलब ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम करंट मतलब कम डिफ्लेक्शन। यही काम है गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करता है। तो करंट डिटेक्ट कैसे हो, करंट नहीं बहेगा तो थीटा जीरो होगा, करंट कम बहेगा तो थीटा छोटा होगा, करंट ज्यादा बहेगा तो थीटा क्या होगा, बड़ा होगा। अपना काम गैल्वेनोमीटर कर रहा है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, ये वाला जो बताए हम अभी, जो कॉन्सेप्ट बताए वही उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। जितना ज्यादा करंट बहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, लूप क्या होगा, घूमेगा। और लूप घूमेगा तो करंट डिटेक्ट हो जाएगा। नहीं घूमेगा मतलब करंट नहीं बह रहा है। करंट को जीरो रख के देखिएगा, थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हो गया। अब दो छोटा छोटा टर्म है, एक है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर में करंट, इसको SI लिखते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। याद रखना है, व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी, तो कहेंगे डिफ्लेक्शन इन क्वाइल, जो क्वाइल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, और डिवाइडेड बटा जो क्वाइल में करंट बह रहा है। जितना ज्यादा करंट बहेगा सेंसिटिविटी उतना कम होगा, और जितना कम करंट बहेगा सेंसिटिविटी उतना क्या होगा, ज्यादा। सेंसिटिविटी शब्द हम लोग पोटेंशियोमीटर में भी पढ़े हैं। मतलब समझ लीजिए, छोटा से छोटा करंट का चेंज हो ना, और अगर वो उसको डिटेक्ट कर ले रहा है तो उसका सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। उसका सेंसिटिविटी क्या है, मान लीजिए करंट थोड़ा सा चेंज हुआ और क्वाइल के डिफ्लेक्शन में कोई चेंज दिखाई नहीं दिया, मतलब उसका सेंसिटिविटी कम है। थोड़ा मोड़ा करंट के चेंज को पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन हम थोड़ा सा करंट बदले और क्वाइल में डिफ्लेक्शन देखें, मतलब छोटा सा करंट के चेंज के कारण भी क्वाइल में डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब क्वाइल का सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। यानी मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब छोटे से करंट चेंज को भी सेंस कर ले रहा है, इसीलिए ना छोटे से करंट चेंज को भी वो घूम के रोटेट करके रिस्पॉन्ड करता है। तो उसको कहेंगे उसका सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा है। और छोटा मोटा करंट को नहीं पहचानता है तो कहेंगे उसका सेंसिटिविटी क्या है, कम है। तो लिख दिए हम SI से लिखते हैं किसको, ये थीटा बटा आई। तो SI थीटा के जगह पे आप क्या लिखते हैं, बोलिए। थीटा के जगह पे लिखते हैं ना NIBA और बटा C, और I पहले से था, I से I मर गया तो क्या बचेगा, NBA बटा C। NBA बटा C ये हुआ, किस चीज को कहेंगे, ये है करंट सेंसिटिविटी। उसी तरीके से एक और टर्म है, वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो होता है SV, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज। ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज है ना, डिफ्लेक्शन इन क्वाइल बटा वोल्टेज। तो डिफ्लेक्शन किसके बराबर है, NIBA और बटा C और V, C बटा V, यही है। एक बार इस क्वेश्चन को कहा ना कि इसको रेसिस्टेंस के टर्म में लिखिए, तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, NBA और बटा C, और ये I को नीचे ला के डिवाइड कर दीजिए तो V बटा I हो जाएगा। V बटा क्या हो जाएगा, I।
और V बटा I तो रेसिस्टेंस के बराबर होता है। V बटा I किसके बराबर होता है? रेसिस्टेंस के बराबर। तो क्या बचेगा यहाँ से? NAB और बटा CR, V बटा I R। यहाँ पे कहेगा R क्या है भाई? क्या कहेगा आपसे? R क्या है? तो R इज द रेसिस्टेंस ऑफ क्वाइल। जो क्वाइल यूज कर रहे हैं उसका रेसिस्टेंस है, यानी रेसिस्टेंस के टर्म में वोल्टेज सेंसिटिविटी ऐसे लिखते हैं, है ना। तो करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये सारा बात आपको क्या कर दिया गया? बता दिया गया। यानी मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर में इतना बात अगर आप थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो गया। एग्जाम में पूछा जाने वाला बोर्ड्स में ये सब क्वेश्चन है। कहेगा प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे क्या कि रखते हैं नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, सिलिंड्रिकल मैग्नेट के पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और यहाँ पे आई करंट बह रहा है, इसमें ऊपर स्केल लगा हुआ होगा डिफ्लेक्शन वाला, कांटा जिसको कहते हैं ना, वही इधर उधर क्या होता है, हर एक रीडिंग डिवाइस में एक निडिल होता है। क्या होता है? जैसे जैसे रीडिंग होगा वैसे वैसे वो डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे निडिल लगा हुआ होता है। ठीक है, ये हुआ कंस्ट्रक्शन। वर्किंग में यही लिखेंगे कि टॉर्क थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा। और बाद में दिखा देंगे कि अगर सब कुछ को कांस्टेंट रखेंगे तो डिफ्लेक्शन उतना ही होगा जितना करंट बहेगा। जितना ज़्यादा करंट बहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा? डिफ्लेक्शन। अगर आपसे वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी पे चर्चा करने कहा तो ये चर्चा करना नहीं भूलेंगे। ये टॉपिक जो है, टॉर्क वाला टॉपिक, इस वीडियो में समाप्त हो गया। अब क्या है कि गैल्वेनोमीटर जो हम लोग पढ़े हैं ना, जो करंट को डिटेक्ट करता है, ये गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है कि मेजर एक्यूरेटली नहीं कर सकते हैं, डिटेक्ट करता है। तो करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस है आम मीटर, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस क्या है? वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर के मदद से, गैल्वेनोमीटर अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ पे हम लोग मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं कि उसमें क्वाइल क्या होता है? घूमता है। क्वाइल के घूमने से मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर क्यों नाम है? क्योंकि क्वाइल के घूमने से ही करंट के बारे में पता चलता है। अब इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग आममीटर में कैसे बदलेंगे और वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, ये टॉपिक 10वां क्लास में भी पढ़ना होता है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते हैं, और इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, कि गैल्वेनोमीटर को आम मीटर में कैसे बदलते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, और उसमें क्या क्या सावधानी बरतना होता है। छोटा छोटा 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल ढेर सारा। मेडिकल में तो लगभग हर एक साल इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। इसको नोट कर लें आप।